बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल, पर्चा दूसरा, नसर और ड्रामा निगारी। पंडित रतन नाथ सरशार का सैर कोहसार। पास पेपर का एक सवाल है, सैर कोहसार में पंडित रतन नाथ सरशार के असलूब निगारिश पर बहस कीजिए, या सरशार की लंबी लंबी तकरीरें पढ़ने वाले पर क्या असर डालती हैं, इसके बारे में बहस कीजिए। देखते हैं। पंडित रतन नाथ सरशार एक अमीर कश्मीरी घराने में 1846 में पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद कश्मीर छोड़कर लखनऊ चले आए। 4 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ। वालदा ने इनकी परवरिश नहायत लाड प्यार से की। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई। महकमा तालीम में उस्ताद मुकर्रर हुए। लिखने लिखाने का शौक़ वहीं से हुआ और अपने मज़ामीन का आगाज़ उन्होंने मरासला कश्मीर से किया। इसके अलावा अवध पंच और रियाजुल अखबार में भी लिखते रहे। सरशार की तबीयत में शुरू से ही शोखी और ज़राफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी। वो महफ़िलों की जान और मजलिसों की रौनक हुआ करते थे। उनकी बातें लोग तवज्जो से सुनते और मारे हंसी के लोट पोट हो जाते थे। वो जिस मोहल्ला में रहते थे वहाँ उनके पड़ोस में मुसलमान रईसों के घर थे। यहीं से उन्होंने बचपन से ही बामुहावरा और बेगमाती ज़ुबान सीखी, जिसकी झलक उनके फसाना आज़ाद में भी हमें नज़र आई थी। अब सैर कोहसार के बारे में हमने जानना है। शुरू में ये 2 जिल्दों में है। इसमें 2 किस्से पहलू ब पहलू चलते हैं। एक नवाब अस्करी और दूसरा नवाब मुंशी महाराज बली का। इनके साथ कमरन है, उनके साथ नाजो है। वाक़यात का लगाव ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ इसलिए है कि नवाब अस्करी और मुंशी महाराज बली दोनों शादीशुदा हैं और दोनों कमरन और नाजो के परस्तार हैं। सैर कोहसार क्या है? कोहसार पहाड़ है और नवाब साहब को पहाड़ पर जाने का शौक़ चुराया। कहानी कुछ यूँ है कि नवाब मोहम्मद अस्करी बहादुर सौलत जंग लखनऊ के रईसज़ादे अमीर कबीर नाजो नेम में पले हुए, कभी हुसैनाबाद मुबारक से बाहर कदम नहीं निकाला। रख रखाव बेइंतहा और एक दिन भी दोस्तों के बगैर नहीं रहते थे। और हुआ यूँ कि उन्हीं दोस्तों में बैठे हुए पहाड़ का जिक्र निकल आया और किसी ने कहा कि अंग्रेज़ गर्मियाँ गुजारने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। ये सुनकर नवाब साहब को बहुत इश्तियाक हुआ। कहने लगे कि हम भी गर्मियों में नैनीताल जाएंगे। इस सफ़र के लिए नवाब साहब के लेमू निचोड़ साहिबीन, उनके दोस्त मुंशी महाराज बली तैयार हो गए, जबकि बेगमात ने शदीद मुखालफत की। अब इसी असना में नवाब साहब की साली के लड़के का कोई फंक्शन हुआ और उस तकरीब में चूड़ियाँ पहनाने के लिए एक खातून दिलबर चूड़ी फरोश कमरन आई। नवाब साहब उस पर लट्टू हो गए। इस तरह और उसको तरह तरह के बहाने और ज़राए ढूंढने लगे कि किस तरह उसे बुलाया जाए। काफ़ी आंख मचोली के बाद नतीजा ये निकला कि कमरन चूड़ी वाली ने अपने शौहर कादिर को छोड़कर नवाब साहब के यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। और फिर ये हुआ कि नवाब साहब अपने तमाम असबाब, अपने तमाम दोस्तों और इन ख़वातीन के हमरा पहाड़ पर जाने को तैयार हो गए। चुनाचे वहाँ पर जब पहुँचे तो खूब ऐश थी और 2 माह ऐश व इशरत में गुजार के वापस वतन आए। तो यहाँ आकर उन्होंने कमरन को अलग घर लेकर दिया। वहाँ वो रहने लगी, लेकिन उसकी आवारा मिजाजी और बचपना उस पर हावी था और वो एक फजले नामी बर्फ़ फरोश के साथ भाग गए। फजला कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने कमरन की दौलत के साथ खूब ऐश करके उसे चिचोड़ी हुई हड्डी की तरह छोड़ दिया। कमरन बीमार रहने लगी और इसी हालत में नवाब साहब के महल में लाई गई और वहाँ पर एक जगह पड़ रही और वहीं उसका इंतकाल हो गया और ये अफसाना भी यहीं पर तमाम हुआ। यानी ये एक सीधा सादा मरबूत और झैली किस्सों से मुबर्रा किस्से, इसमें दिलचस्पी कोई ख़ास है नहीं। तकरीरें बेशुमार हैं और इन्हीं तकरीरों को आगे मिलाकर उन्होंने किस तरह से पेश किया है। रतन नाथ सरशार के नावल बज़ाते खुद दिलचस्प इसलिए हैं कि कई सफ़ात में उन्होंने नसीहत पर ख़ामसराई की है। कभी कभी
ان کی خشک طویل لیکچر ضرورت مزاح یا پیروڈی کے لیے بھی پیش ہوتی ہے۔ مثلاً رتن ناتھ سرشار نے بمبئی والے مولوی صاحب کی تقریر کی پیروڈی کی ہے۔ علاوہ بری سرشار کے یہ طویل لیکچر واقعات کے درمیان ایک کڑی اور ایک واسطہ بھی بن جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ قدیم المیوں کی طرح، یونانی المیوں کی طرح ان سے آئندہ ہونے والے واقعے پر روشنی بھی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک آخری نکتہ پیش اس طرح کیا جا سکتا ہے، تقریروں نے آج بے شک کسی نے لطف اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو، لیکن اس زمانے میں وہ بہت زیادہ دلچسپی کا سامان ضرور تھی، اس لیے کہ ان لیکچروں میں روزانہ کے واقعات پر مصلحِ قوم کے نقطۂ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ خصوصیت سے تعلیم نسواں ہی ایک ایسا موضوع ہے جو اس دور میں انقلابی حیثیت رکھتا تھا۔ اس دور میں جب مغربی تعلیم ہی کفر کے مترادف سمجھی جاتی تھی، تعلیم نسواں کا تصور اس سے بھی زیادہ بے چینی اور نفرت کا باعث تھا۔ چنانچہ سب انہیں صرف سرشار کی طویل تقریریں جو تعلیم نسواں کے متعلق ہیں عوام دلچسپی سے پڑھتے ہوں گے۔ انہیں صرف سرشار کی تقریروں سے نہیں، اس ٹاپک سے بھی بہت دلچسپی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے بعض کو ان کی رائے سے اختلاف ہوگا اور بعض کو ان کے فیور میں بھی ہوں گے، حمایت بھی کرتے ہوں گے۔ اسی طرح یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ سرشار کے ناولوں میں طویل ناصحانہ مصلحانہ تقریریں محض تضییع اوقات نہیں بلکہ ان کی تکنیک کے نقطۂ نظر سے ان کی افادیت اور ضرورت ضرور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سرشار ہیں وہ صحافی، عوامی مصنف اور عوامی نکات ہیں، اس لیے ان کی تحریریں عامیانہ اور عبارت میں عامیانہ پن موجود ہے۔ وہ افراد، سماج اور کائنات کے امور کی تصویریں اس طرح عمومی رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ بالکل اصل کے مطابق معلوم ہوتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر محی الدین قادری کہتے ہیں، یہی حالت سرشار کی عبارتوں کی بھی ہے۔ ان کی نظر کائنات کے بعض امور پر بہت گہری پڑتی ہے، لیکن وہ اس کا بیان اس قدر عامیانہ طور پر کرتے ہیں کہ پڑھنے والے پر ان کی اہمیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سرشار کا تعلق جس زمانے میں تھا وہ تضاد، ریا اور افراتفری کا شکار تھا، اس لیے ان کی جو تقریریں تصویریں میں ہیں ان میں حسن کہاں ہو۔ وہ تصویر کو اصل کے مطابق طرز نگارش میں لطافت و گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ مزید برآں عمومیت سرشار کی تحریر کی عمدہ خصوصیت ہے کہ اگر سرشار نے اپنے ناولوں میں پلاٹ پر محنت کی ہوتی، شاہراہ کی بجائے پگڈنڈی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، محل کی بجائے چھوٹا سا مکان تعمیر کیا ہوتا، تو یہی طرز تحریر زرنگار معلوم ہوتا۔ سرشار کے اسلوب بیان میں جس چیز کو عمومیت اور عامیانہ پن سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا سبب ان کی طویل نگاری ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ طویل نگاری میں انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں۔ بعض مقامات پر ان کی تقریریں جو ہیں وہ فحش اور لچر بھی معلوم ہوتی ہیں، جو تاج محل میں سنگ اسود کا پیوند ہیں۔ انہوں نے عورت کی تکنیکی ایسی تصویریں بھی کھینچی ہیں جن میں سفلا پن پایا جاتا ہے اور جذبات کے تقاضے بھی پورے کیے گئے ہیں۔ گویا کیفیت اس قسم کی ہے کہ اصلیت شخصیت کا یہ ناگوار پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ سرشار کے بارے میں رائے زنی کرتے ہوئے سر عبد القادر نے فرمایا، میں نے خود لکھنؤ کی حقیقی زندگی کا سرشار کے مرقع سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے۔ بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ لکھنؤ کا کوئی باشندہ، خواہ وہ قابل و آرام پسند اور وسیقہ نویس کیوں نہ ہو، وہ خواہ ڈینگ مارنے والا شو باز کیوں نہ ہو، خیالی پلاؤ پکانے والا کیوں نہ ہو، افیونی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا نمائندہ ایک مرقع پنڈت رتن ناتھ سرشار کی کتابوں میں مل جائے گا۔ سرشار محض مرقع نگار ہی نہیں بلکہ بہت بڑے جزیات نگار بھی ہیں۔ ان کی جزیات نگاری کے کمال کا اندازہ لگائیے کہ فسانہ آزاد میں بھی ایک منفرد انداز میں انہوں نے ایک واقعہ جو بیان کیا وہ ایک حسن آرا کے بارے میں تھا، جو سر نیچے کیے بیٹھی تھی اور حسن آرا نے جو اسے پاس رکھی ہوئی بہت سی چیزیں لٹکی ہوئی اور ان کو بٹھایا گیا تھا، کوئی خاص مقصد تھا۔
और ये मोहम्मदी खानम ने माश की दाल हाथ में लेकर कुछ पढ़ा और एक दफ़ा मुंह के करीब ले जाकर फूंक मारी और एकदम सर के ऊपर खींच मारा और कहा कि हाजिर शो। ये फ़ारसी का उन्होंने कोई जुमला बोला। इस किस्म की बहुत सी बातें इसमें हमें मिलती हैं। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि सैरे कोसार फसाना आज़ाद के बचे हुए रोड़े से तामीर की गई है। इस ख्याल में बहुत कुछ सदाकत है। फसाना आज़ाद की तरह ये लखनऊ की समाजी ज़िंदगी का अमनो आईनादार है। लखनऊ की रसूम, लखनऊ की तोहम परस्ती, लखनऊ के अनगिनत अफराद उनकी पेशा और उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल खाका हमें इसमें मिलता है। अब चूँकि सरशार फसाना आज़ाद में लखनऊ की मुआशरत पेश करते वक्त अपना ज़ोर कलम सर्फ कर चुके थे, लिहाजा फसाना आज़ाद की तामीर का ही अगला हिस्सा ये मालूम होती है। इस किताब के प्लान, नक्शो निगार, तरीक़ा ज़बाश में फसाना आज़ाद का ही इत्तबा मालूम होता है। चुनाचे बहुत सी बातें हमें, जितनी इस्लाहें, सब हमें इसमें नज़र आती हैं। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह उन्होंने पहाड़ के सफ़र का जिक्र शुरू किया और सैर कोसार क्या है, जिसकी छोटी सी कहानी बताई गई है कि कहते हैं कि ये जादू बयानी उनके यहाँ कि वो रंग असर जमाया जब सारों ने मिलकर, उनके दोस्तों ने मिलकर मोहम्मद अस्करी के साथ जो पहाड़ का जो सफ़र था उसका शौक़ किया, तो उन्होंने नहायत अनायत एज़दी से तबाह नूरानी पाई और जनाब बारी से अक्ल दूरबीन और अता फरमाई। मगर मवाली रफ़ीक सब खानादार उनके साथ जो जाने को तैयार हुए और उनके यहाँ रहना सहना क्या था, इसको वो देखते हैं। वो किस तरह बयान करते हैं कि जाने से पहले किस तरह उनकी तैयारी हुई। तर्ज़ मुआशरत काबिल अफसोस था। उनके यहाँ 11 बजे तड़का होता था, 11 बजे तक ख्वाब गफलत में पड़े रहते थे। नवाब साहब की बात हो रही है। 11 बजे करवटें इधर उधर बदली, आंखें मलते हुए उठे और फिर लेट गए। खिदमतकार हाजिर हुआ, पाँव दबाने शुरू किए और फिर आंख लग गई। 12 बजे के बाद आंख खुली। पलंग पर बैठे बैठे मुंह हाथ धोया। वहाँ पेचवा भर कर लाया गया। मोहम्मद अली की दुकान का जो मुश्कबू तंबाकू खास्तान गोलोरियाँ आईं। सरकार ने लेटे लेटे ही खाईं। इतने में मुसाहिबाए फ़िक्राबाजी शुरू हुई। 1 घंटा तक गप्पें उड़ी और 1 घंटे के बाद चांडू का शुगल हुआ। चाहे वो कुछ भी हो, हाजरीन मुसाहिबीन सब ने मिलकर खूब उड़ाया, मज़ा उड़ाया और ऊंधे मुँह पड़े रहे। चांडू उड़ाने लगे। जब कई छींटे पी चुके, कई चीज़ें वो उनके पैग पी चुके, तो थोड़ी देर को खिदमतगार ने अर्ज़ किया, खासदान जनाब आली खासा चुना जा चुका है। खाने के बाद चेमगोइयाँ शुरू हुई और एक ने कहा, कसद है अब के पहाड़ का सफ़र करें। अख्तर बोला, उनका दोस्त था, हजूर पहाड़ का सफ़र करेंगे। खैर बाशद ये सफ़र खुद अल्लाह करे बेहतर हो, इसी में शर्म की क्या बात है। पीरो मुर्शद पहाड़ देखते हैं, क्या कर उनका खजाना मिल जाएगा। जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। एक पहाड़ पर क्या फ़र्ज़ है हजूर, अभी हम लोगों ने देखा ही क्या है। क्या है खाक। जब मुल्कों की सैर करें तब अलबत्ता इंसान पुख्ता मगज़ हो, मगर वो दिन के ज़िंदगी में क्या क्या करे। दरिया देखूं कि कोह सहरा देखूं, या मादने शिद्दत का तमाशा देखूं। हर सू तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि इन आँखों से क्या क्या देखूं। अब ये पहाड़ पर जाने का जिक्र चूँकि उन्होंने कहा, चुनाचे ये उनका जो एक मकसद था, मकसद से आरी, मगर सरशार ने जगह जगह तवील लेक्चरों का इंतज़ाम किया है, जिससे उन्होंने माशरती ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी भी की है और हर जगह पर उन्होंने इसके लोगों के हालात वाक़यात पेश किए हैं। और कमरन और नाजो का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, जिसको आप सैर कोसार में पढ़िए, देखिए और आगे इसका सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि ये एक सीधा साधा प्लाट के ऊपर हिंदी रस्म ख़त में बसंत कुमार ठाकुर ने पहले बौनवाने पर्वत की सैर सरस्वती प्रेस बनारस से 1953 में ये शाया करवाई थी और ये 1 जिल्द में थी।
یہ ایک جلد میں مختصر سی کتاب ہے، تاہم بسنت کمار ٹھاکر نے قاری کی دلچسپی کو ہمہ وقت قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں تمام قصے جو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس میں جاری و ساری رکھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سیر کوثر اگر آپ کی لائبریری میں مہیا ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے، اور اس کو سن کر جو آپ کو ان کا مختصر تعارف بتایا گیا ہے اپنے سوال کی تیاری کیجیے اور اپنے جو خیالات ہیں ان سے نوازیے، اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔